तो आज हमारे पास एक बड़ा ही कह सकते हैं अजीब सा दस्तावेज है। नमस्ते। नमस्ते। ये एक चीज के बारे में है जिसका नाम है कोलोफिलम या ब्लू कोहोश। पर ये किसी आम गाइड जैसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जैसे किसी जासूसी नॉवल के किरदार के लक्षण बता रहा हो। एक ऐसा दर्द जो जगह बदलता है, माथे पर पतंगे जैसे धब्बे और भारी पलकें जिन्हें उंगलियों से उठाना पड़ता है। हाँ, ये किसी मेडिकल टेक्स्ट बुक से ज्यादा एक कैरेक्टर स्टडी जैसा ही लगता है। मतलब हर लक्षण अपने आप में एक सुराग है। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं सुरागों को जोड़ने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि इस दस्तावेज के हिसाब से कोलोफिलम की शख्सियत असल में है क्या। चले शुरू करते हैं। तो जैसे ही मैंने इसे पढ़ना शुरू किया, पहली ही लाइन ने मुझे थोड़ा चौंका दिया। ये कहता है कि ये दवा खास तौर पर महिलाओं के लिए है। क्या ये आम बात है कि किसी दवा को इतना सीधे सीधे जेंडर से जोड़ दिया जाए? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और ये हमें सीधे इस सिस्टम की सोच में ले जाता है। अच्छा। देखिए, आज की कई दवाओं के विपरीत जो एक दवा सब पर काम करे के सिद्धांत पर चलती हैं, ये नजरिया बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड है। यहाँ सोच ये है कि कुछ पदार्थ शरीर के कुछ खास हिस्सों या प्रक्रियाओं पर बहुत सटीक असर डालते हैं। तो कोलोफिलम को सीधे महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब प्रजनन प्रणाली और उससे जुड़े हार्मोनल बदलावों से जुड़ा गया है। ये कोई जनरल पेन किलर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही विशिष्ट टूल है। ठीक है, तो ये एक स्पेशलिस्ट है। मुझे लगा था कि ये सिर्फ प्रेगनेंसी के बारे में होगा, लेकिन अगले ही पैराग्राफ में ये गठिया यानी रूमेटिज्म की बात करने लगता है। हाँ, ये तो एकदम अलग विषय है। इनका आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? और बस यहीं से ये पहेली और दिलचस्प हो जाती है। पहली नजर में तो कोई कनेक्शन नहीं लगता, लेकिन दस्तावेज एक खास तरह के गठिया की बात कर रहा है। मतलब किसी भी जोड़ों के दर्द के लिए नहीं है? नहीं, इसने सांस में कहा है कि ये दर्द छोटे छोटे जोड़ों जैसे उंगलियों, पैर की उंगलियों, कलाइयों में होता है। और जो सबसे अजीब बात है, ये दर्द इरैटिक यानी अनियमित है। हर कुछ मिनटों में जगह बदलता रहता है। हाँ, ये सुनने में बहुत ही अजीब है। कोई मरीज इसे डॉक्टर को कैसे बताएगा कि डॉक्टर साहब अभी दर्द उंगली में था, अब कलाई में है, अरे नहीं अब तो कोहनी में पहुंच गया। और यही इस सिस्टम की खासियत है। वो इसी बारीक जानकारी को पकड़ना चाहता है। वो सिर्फ जोड़ों में दर्द नहीं सुन रहा, वो दर्द के चरित्र को समझ रहा है। दर्द का चरित्र? बिल्कुल। और ये वर्णन आगे बढ़ता है, जिसमें दर्द को इंटरमिटेंट यानी रुक रुक कर होने वाला और स्पाज्मोनिक मतलब ऐंठन भरा बताया गया है। ये शब्द दर्द की एक बहुत ही साफ तस्वीर बनाते हैं। एक ऐसा दर्द जो बेचैन है, एक जगह टिकता नहीं और ऐंठन के साथ आता जाता रहता है। तो ये दर्द भी बेचैन है, लेकिन इसका महिलाओं के स्वास्थ्य से क्या लेना देना? कनेक्शन अगले ही वाक्य में दिया गया है। दस्तावेज कहता है कि इस तरह का गठिया अक्सर यौवन मतलब प्यूबर्टी के समय होने वाली समस्याओं से जुड़ा होता है, जब मासिक धर्म शुरू हो रहा होता है। अच्छा। और तो और ये इसे हिस्टीरिया या मिर्गी जैसी तंत्र की समस्याओं से भी जोड़ता है, जो उस दौरान हो सकती हैं। एक मिनट, तो ये कह रहा है कि जोड़ों का दर्द, हिस्टीरिया और मासिक धर्म की शुरुआत, ये सब एक ही धागे से बंधे हो सकते हैं? बिल्कुल, यही इस नजरिए का सबसे बड़ा फर्क है। ये शरीर को अलग अलग विभागों में नहीं देखता। इसका मानना है कि शरीर में अगर कोई एक बड़ी गड़बड़ी है, जैसे यौवन के समय होने वाला जबरदस्त हार्मोनल बदलाव, तो उसके सिग्नल कहीं भी दिख सकते हैं। कहीं भी? हाँ, जोड़ों का दर्द या मिर्गी के दौरे सिर्फ हड्डियों या दिमाग की समस्या नहीं, बल्कि उस अंदरूनी गड़बड़ी के बाहरी संकेत हैं। ठीक वैसे ही जैसे कार के इंजन में खराबी होने पर डैशबोर्ड पर लाइट जलने लगती है। लाइट डैशबोर्ड की समस्या नहीं है, वो तो सिर्फ एक सिग्नल है। वाह, ये तो चीजों को देखने का बिल्कुल ही अलग तरीका है ना? और सिग्नल्स की बात करें तो इसमें एक और अजीब लक्षण का जिक्र है, ल्यूकोरिया यानी योनि स्राव। लेकिन इसके साथ जो लक्षण बताए गए हैं वो तो और भी ज्यादा अजीब है। एक तो है ऊपरी पलकें भारी हो जाती हैं, उन्हें उंगलियों से उठाना पड़ता है, और दूसरा है माथे पर पतंगे जैसे धब्बे मतलब मौत स्पॉट्स। हाँ। आज के डॉक्टर तो हमें 3 अलग अलग स्पेशलिस्ट के पास भेज देंगे, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ, एक नेत्र रोग विशेषज्ञ और एक त्वचा विशेषज्ञ। सही बात है। इस सोर्स के हिसाब से ये सब एक ही तार से कैसे जुड़े हैं? ये उसी चेक इंजन लाइट वाले तर्क को और पुख्ता करता है। इस सिस्टम के लिए ये 3 अलग अलग बीमारियां नहीं हैं, ये एक ही अंदरूनी असंतुलन के 3 अलग अलग चेहरे हैं। अच्छा। हो सकता है कि शरीर का सिस्टम कमजोर पड़ गया हो या हार्मोन ठीक से काम ना कर रहे हों, और उसकी वजह से एक लक्षण योनि में, दूसरा आंखों की मांसपेशियों में और तीसरा त्वचा पर दिख रहा है।
ये शरीर को एक पूरी जुड़ी हुई इकाई के रूप में देख रहा है। ठीक है, तो हमने ये बिखरे हुए सुराग देख लिए, बेचैन दर्द, हार्मोनल कनेक्शंस और अजीब बाहरी संकेत। लेकिन अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहां ये दस्तावेज सबसे ज्यादा गहराई में जाता है, प्रसव पीड़ा, मतलब लेबर पेन। हाँ, ये कालो फिल्म की शख्सियत का कह सकते हैं मुख्य केंद्र हैं। और यहाँ भी ये हर तरह के लेबर पेन के लिए नहीं है। अच्छा। ये बहुत ही विशिष्ट स्थिति का वर्णन करता है, छोटी अनियमित ऐंठन भरी पीड़ा। दस्तावेज इसे प्रसव की शुरुआत में होने वाली तकलीफदेह बेकार पीड़ा कहता है, जिसमें कोई प्रगति नहीं होती। बेकार पीड़ा, इसका क्या मतलब है? दर्द तो दर्द होता है। यहाँ बेकार का मतलब है बिना किसी नतीजे के। ये वो दर्द है जो माँ को थका तो रहा है, लेकिन बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा रहा। गर्भाशय की मांसपेशियां तालमेल में काम करने के बजाय बस ऐंठ रही हैं, और दस्तावेज इसकी वजह भी बताता है। इसमें एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, स्पेस्मोडिक रिजिड ऑस। ये सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है। हाँ, ये तो है। आम भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जो रास्ता, यानी गर्भाशय ग्रीवा या सर्विक्स, बच्चे को बाहर आने के लिए खुलना चाहिए, हाँ। वो खुलने के बजाय ऐंठ कर और सख्त होकर बंद हो रहा है। सोचिए, एक दरवाजा है जो खुलने की जगह और कसकर जाम हो रहा है। ओह, तो ये जबरदस्त दर्द तो पैदा कर रहा है पर कोई काम नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली। दस्तावेज ये भी कहता है कि वहां सुई जैसी चुभने वाली पीड़ा होती है। फिर से दर्द के चरित्र पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। तो ये दवा दर्द को बंद करने के लिए नहीं है, बल्कि उसके पैटर्न को बदलने के लिए है। ये मांसपेशियों के लिए एक कोच की तरह है, जो उन्हें बता रहा है कि एक दूसरे से लड़ने के बजाय मिलकर काम कैसे करना है। ये एक बेहतरीन एनालॉग है। बिल्कुल यही बात है। दस्तावेज दावा करता है कि अगर लक्षण मेल खाते हैं तो ये बिगड़ी हुई जीवन शक्ति को ठीक करके असरदार पीड़ा पैदा करेगा। बिगड़ी हुई जीवन शक्ति को ठीक करके? हाँ, मतलब ये दर्द को बेकार से असरदार में बदल देता है। ये एक भटकी हुई ऐंठन भरी ऊर्जा को एक लयबद्ध, प्रगतिशील और पर्पसफुल ताकत में बदल देता है, जो बच्चे को जन्म देने में मदद करती है। और ये थीम बच्चे के जन्म के बाद भी जारी रहती है। दस्तावेज में तेजी से हुए प्रसव के बाद होने वाले रक्तस्राव का जिक्र है, और इसकी वजह टॉनिसिटी की कमी बताई गई है। ये टॉनिसिटी क्या है? टोनिसिटी की कमी या एटनी इस दस्तावेज का एक और मुख्य सुराग है। इसका सीधा सा मतलब है मांसपेशियों में मजबूती या कसाव की कमी। अच्छा। जन्म के बाद गर्भाशय की मांसपेशियों को कसकर सिकुड़ना चाहिए ताकि रक्तस्राव बंद हो जाए, लेकिन यहाँ वे थकी हुई और ढीली हैं, उनमें सिकुड़ने की ताकत नहीं है, इसलिए ब्लीडिंग होती रहती है। तो ये कमजोरी या थकान का एक पैटर्न है। बिल्कुल, ये विचार हमें बार बार दिखता है। गर्भाशय की कमजोरी यानी यूटेराइन डेबिलिटी की वजह से गर्भपात का खतरा, प्रसव के दौरान कमजोर और अप्रभावी दर्द, और प्रसव के बाद मांसपेशियों में कमजोरी की वजह से रक्तस्राव। ये सब मिलकर कॉलीफिल्म की एक बहुत ही सुसंगत तस्वीर बनाते हैं। ये उन स्थितियों के लिए है जहां शरीर की मांसपेशियों में सही तरीके से काम करने की ताकत या टोन की कमी है। और इस पहेली को और भी दिलचस्प बनाने के लिए दस्तावेज इसकी तुलना दूसरी चीजों से करने लगता है। हाँ, जैसे वो कह रहा हो, देखो ये उस जैसा दिखता है पर वैसा है नहीं। माथे पर पतंगे जैसे धब्बों के लिए इसने सीपिया से तुलना की है। इसका क्या मतलब है? ये इस सिस्टम के काम करने का तरीका दिखाता है। सोचिए, ये एक तरह का ऑनलाइन शॉपिंग फिल्टर या टैगिंग सिस्टम है। शॉपिंग फिल्टर? हाँ, माथे पर धब्बे एक टैग है। उस पर क्लिक करने पर आपको सीपिया और कॉलीफिल्म दोनों दिखेंगे। अब सही प्रोडक्ट चुनने के लिए आपको एक और फिल्टर लगाना होगा। जैसे कि क्या साथ में भारी पलके भी हैं? अगर हाँ, तो कॉलियोफिल्म। क्या साथ में कोई और लक्षण है, जैसे पेट में खिंचाव महसूस होना? तो शायद सीपिया। ये एक बहुत ही बारीक फिल्टरिंग प्रक्रिया है ताकि आप सबसे सटीक चीज तक पहुंच सकें। ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है, लेकिन जो सबसे रहस्यमयी तुलना है वो पल्सेटेला से की गई है। दस्तावेज कहता है कि प्रसव पीड़ा पल्सेटेला के समान है, लेकिन मानसिक स्थिति विपरीत है। पर ये बताता ही नहीं कि वो मानसिक स्थिति क्या है। ये तो एक पहेली के अंदर एक और पहेली है। और ये शायद इस पूरे दस्तावेज का सबसे गहरा और महत्वपूर्ण सुराग है। भले ये हमें जवाब ना दे, लेकिन ये तथ्य कि ये सवाल पूछ रहा है बहुत कुछ कहता है। कैसे? ये दिखाता है कि इस सिस्टम के लिए सिर्फ शारीरिक लक्षण ही काफी नहीं है। व्यक्ति की मानसिक और भावनात्मक स्थिति को भी उतना ही महत्व दिया गया है। हो सकता है कि एक ही जैसे शारीरिक दर्द में एक महिला को दिलासे और सहारे की जरूरत महसूस हो रही हो, जबकि दूसरी महिला चिड़चिड़ी हो और अकेले रहना चाहती हो।
दस्तावेज के अनुसार ये भावनात्मक अंतर उपचार के चुनाव को पूरी तरह से बदल सकता है, भले ही उनका दर्द का पैटर्न एक जैसा क्यों न हो। तो ये सिर्फ शरीर का इलाज नहीं है, बल्कि पूरे इंसान को समझने की कोशिश है। बिल्कुल, ये शरीर को एक मशीन के रूप में नहीं देखता जिसके पुर्जे खराब हो गए हैं। ये व्यक्ति को एक पूरी इकाई के रूप में देखता है, जहां मन और शरीर एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। तो अगर हम इन सभी सुराखों को एक साथ जोड़ें, तो क्या तस्वीर बनती है? हमने एक ऐसे पदार्थ के साथ शुरुआत की थी जिसके लक्षण बहुत अजीब और बिखरे हुए लग रहे थे, पर अब एक पैटर्न साफ दिख रहा है। हाँ, एक तस्वीर उभरती है। कॉलोफाइलम उन स्थितियों से जुड़ा है जहां एक तरह की कमजोरी या एटोनी है, दर्द ऐंठन भरा और बेचैन है, एक जगह टिकता नहीं। ये महिलाओं के जीवन के महत्वपूर्ण हार्मोनल बदलावों, यौवन, प्रसव के बाद से गहराई से जुड़ा हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सिर्फ शारीरिक लक्षणों को नहीं बल्कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति को भी ध्यान में रखता है। ये सिर्फ एक दवा का विवरण नहीं है, ये स्वास्थ्य और बीमारी को देखने का एक पूरा नजरिया है। ये सामान्यकरण के बजाय हर मामले की विशिष्टता पर जोर देता है। सही। ये लेबर पेन जैसी बड़ी कैटेगरी में नहीं सोचता, बल्कि पूछता है, ये दर्द तुम्हारे लिए कैसा महसूस होता है? सही कहा। और भाषा का इस्तेमाल कितना महत्वपूर्ण है ये भी साफ दिखता है। एराटिक, स्पैज्मोडिक, नीडल लाइक जैसे शब्द एक आम लक्षण को एक बहुत ही सटीक नैदानिक सुराग में बदल देते हैं। ठीक है, इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक अंतिम विचार। इस पूरे दस्तावेज में एक शर्त बार बार आती है, ये दवा तभी काम करेगी अगर लक्षण मेल खाते हों। हाँ, और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली में जहां इलाज का चुनाव लक्षणों के इतने सटीक मिलान पर आधारित हो, दर्द किस दिशा में जा रहा है से लेकर माथे पर धब्बे कैसे हैं और मरीज का मूड कैसा है, वहां स्वास्थ्य और शरीर को देखने का ये नजरिया उस आधुनिक दृष्टिकोण से कितना अलग है जो शायद सिर्फ मुख्य बीमारी के निदान यानी डायग्नोसिस के नाम पर ही ध्यान केंद्रित करता है। ये तो बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम बीमारी को कैसे परिभाषित करते हैं। क्या ये एक लैब रिपोर्ट में आया हुआ नाम है, या ये उन सभी छोटे बड़े अनुभवों का एक अनूठा समूह है जिसे एक इंसान महसूस कर रहा है?